फेज टू मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस को हम सिंथेटिक रिएक्शंस के नाम से भी स्टडी करते हैं या फिर उसको ट्रू डिटॉक्सिफिकेशंस के नाम से भी स्टडी करते हैं एवं इसी को हम कंजुगेशन रिएक्शंस के नाम से भी स्टडी करते हैं। आइए सबसे पहले हम एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन लेते हैं ड्रग मेटाबॉलिज्म्स के बारे में, उसके बाद हम स्टडी करेंगे किस प्रकार फेज टू मेटाबॉलिज्म इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे ड्रग के मेटाबॉलिज्म्स में और इसमें कौन कौन सी रिएक्शन इन्वॉल्व होती है जिसके द्वारा जो लिपिड सोलुबल ड्रग है वो वाटर सोलुबल ड्रग में चेंज होता है और इजी हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है। आप अपने डिस्प्ले पे इस डायग्राम को देख पा रहे होंगे, ये जो हमारा ड्रग है ये ड्रग लिपिड सोलुबल ड्रग है और ये इजिली हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं होती है, जिसके द्वारा ये जो ड्रग है ये हमारे बॉडी में टॉक्सिसिटी को रिप्रेजेंट कर सकती है, जिससे प्रोटेक्शंस के लिए हमारी बॉडी एक अल्टरनेट पाथवे प्रोवाइड करती है ताकि ये जो ड्रग है ये इजिली हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाए। और वो जो पाथवे होता है वो ड्रग मेटाबॉलिज्म या फिर बायो ट्रांसफॉर्मेशंस होता है और इसमें सबसे पहले फेज वन मेटाबॉलिज्म्स इन्वॉल्व होता है। तो ये जो ड्रग है ये सबसे पहले फेज वन मेटाबॉलिज्म्स में जाएगी और फेज वन मेटाबॉलिज्म्स में जो हमारा ड्रग होता है उस ड्रग के स्ट्रक्चर में फंक्शनल ग्रुप को जनरेट किया जाता है और ऐसे फंक्शनल ग्रुप को जनरेट किया जाता है जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने में कैपेबल होते हैं, ताकि वो जो हमारा फंक्शनल ग्रुप जनरेट हुआ है हमारे ड्रग के स्ट्रक्चर में वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाकर हमारे यूरिन्स में प्रेजेंट जो वाटर है उसके साथ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाए और इजिली हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाए। लेकिन कुछ जो ड्रग है वो फेज वन मेटाबॉलिज्म्स के बाद भी हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं होती है। तो वैसे कंडीशन में जो हमारा मेटाबोलाइट्स है जो कि फेज वन मेटाबॉलिज्म्स के बाद बना है उस मेटाबोलाइट्स का फेज टू मेटाबॉलिज्म होता है और ये जो फेज टू मेटाबॉलिज्म्स होता है इसमें जो हमारा मेटाबोलाइट्स है इसके साथ कंजुगेशन रिएक्शंस होता है और इसके स्ट्रक्चर से कंजुगेशन रिएक्शन जब हो जाता है तो ये जो हमारा मेटाबोलाइट्स है जिसका कंजुगेशन रिएक्शन हो चुका है वो इजीली हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है, क्योंकि एक बार जब फेज वन मेटाबॉलिज्म्स के बाद जो मेटाबोलाइट्स है अगर वो कंजुगेशन रिएक्शन मतलब फेज टू मेटाबॉलिज्म्स में जाता है तो वो हाईली वाटर सोलुबल मेटाबोलाइट्स या फिर हाईली वाटर सोलुबल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है और वो इजीली हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाती है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि ये जो कंजुगेशन रिएक्शंस इन्वॉल्व हुआ हमारे ड्रग के मेटाबॉलिज्म्स के कारण, इसी कंजुगेशन रिएक्शंस को फेज टू मेटाबॉलिज्म्स में स्टडी करते हैं और ये जो कंजुगेशन रिएक्शंस है इस कंजुगेशन रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है, जिसमें फर्स्ट रिएक्शन है ग्लूकुरोनिक एसिड कंजुगेशन रिएक्शन, एसिटाइलेशन रिएक्शन, मिथाइलेशन रिएक्शन, सल्फेट कंजुगेशन, ग्लाइसिन कंजुगेशन रिएक्शन, ग्लूटाथायोन कंजुगेशन रिएक्शन, राइबो न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड सिंथेटिक। ये जितने भी रिएक्शंस है ये सारे कंजुगेशन रिएक्शंस के एग्जांपल्स है और इसी कंजुगेशन रिएक्शंस के द्वारा जो फेज टू मेटाबॉलिज्म होता है उसको परफॉर्म करता है हमारा बॉडी और हाईली वाटर सोलुबल कंपाउंड का फॉर्मेशंस करता है। मतलब ड्रग को जो कि लिपिड सोलुबल थी उसको हाईली वाटर सोलुबल में चेंज करने के लिए ये 7 डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस को अप्लाई करके हमारे ड्रग को हाईली वाटर सोलुबल कंपाउंड में चेंज करता है और हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट करता है। साथ ही आप अपने डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे ये जो 7 डिफरेंट कंजुगेशन रिएक्शन है जो कि इन्वॉल्व है फेज टू मेटाबॉलिज्म्स में। इसमें जो हमारा फर्स्ट रिएक्शन है कंजुगेशन रिएक्शन जिसे हम ग्लूकुरोनिक एसिड कंजुगेशन रिएक्शंस कहते हैं, ये जो ग्लूकुरोनिक एसिड कंजुगेशन रिएक्शन है ये माइक्रोसोमल एंजाइम इसमें इन्वॉल्व होता है, लेकिन बाकी जितने भी 6 इसमें केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है इसमें नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम इन्वॉल्व होता है। आइए सबसे पहले हम ग्लूकुरोनिक एसिड कंजुगेशन रिएक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं। ये हमारा ग्लूकुरोनिक एसिड कंजुगेशन रिएक्शन है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कंजुगेशन रिएक्शन है हमारे फेज टू मेटाबॉलिज्म्स का, जिसके थ्रू 90% अप्रॉक्स हमारे ड्रग का मेटाबॉलिज्म्स होता है। और ये जो ग्लूकुरोनिक एसिड कंजुगेशन रिएक्शन है इसमें जो हमारा ग्लूकुरोनिक एसिड है ये इजीली अवेलेबल होता है हमारे बॉडी में, ये डराइव किया जाता है ग्लूकोज डी के द्वारा और यहाँ पे जो एंजाइम वर्क करेगा वो है यूडीपी ग्लूकुरोनोसिल ट्रांसफरेज। और ये जो हमारा जितना भी फेज टू मेटाबॉलिज्म्स होगा इसमें जितने भी एंजाइम वर्क करते हैं उसके एंड में ट्रांसफरेज अटैच रहता है। तो इससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि जो हमारा एंजाइम है ये फेज 2 के में इन्वॉल्व है या फेज 1 में। और ये जो हमारा यूडीपी ग्लूकुरोनोसिल ट्रांसफरेज है इसी के
प्रेजेंस में जो हमारा ग्लूकुरोनिक एसिड कंजुगेशन रिएक्शंस होता है वो हमारा बॉडी परफॉर्म करता है। और ये जो एंजाइम है ये माइक्रोसोमल एंजाइम है जो कि फेज 2 रिएक्शंस में मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है। आइए हम इसको एक डायग्राम की मदद से स्टडी करते हैं कि किस प्रकार कंजुगेशन रिएक्शंस इन्वॉल्व होता है हमारा ग्लूकोनिक एसिड कंजुगेशन रिएक्शन, और ये किन कौन कौन से ड्रग के लिए इन्वॉल्व होता है। जो भी हमारा ड्रग है, अगर हमारे ड्रग के स्ट्रक्चर में हाइड्रोक्सी या फिर कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है तो ऐसे ड्रग का जो मेटाबॉलिज्म होगा फेज 2 वो ग्लूकुरोनिक एसिड कंजुगेशन रिएक्शंस के थ्रू ही होगा। और आप देख पा रहे होंगे ये जो हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप है या फिर हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप है इससे हमारा ग्लूकुरोनिक एसिड आकर कंजुगेट होता है, जिससे जो हमारा ड्रग का ये मेटाबोलाइट्स है ये हाईली वाटर सोल्यूबल मेटाबोलाइट्स में चेंज हो जाता है और इजीली हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। वहीं जो हमारे ये ग्लूकुरोनिक एसिड कंजुगेशन रिएक्शन है इसमें जो हमारा ग्लूकुरोनिक एसिड है ये ऑब्टेन किया जाता है UDPGA से, मतलब यहाँ पे U से मतलब होता है यूरिडिन 5 डाई फॉस्फो अल्फा डी ग्लूकुरोनिक एसिड, और ये जो हमारा यूरिडिन 5 फॉस्फो अल्फा डी ग्लूकुरोनिक एसिड है इसको डेराइव किया जाता है ग्लूकोज डी से। इसीलिए जो भी हमारा मैक्सिमम ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है वो ग्लूकुरोनिक एसिड कंजुगेशन रिएक्शंस के थ्रू होता है, क्योंकि ये जो हमारा ग्लूकुरोनिक एसिड है जिसे हम डी ग्लूकुरोनिक एसिड कहते हैं ये ईजिली हमें ऑब्टेन हो जाता है हमारे बॉडी में ग्लूकोज डी से। मतलब हम कह सकते हैं कि इसको हम ग्लूकोज डी से डेराइव कर सकते हैं। साथ ही ये जो हमारा डी ग्लूकुरोनिक एसिड होता है इसमें वेरियस फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो कि कंबाइन हो जाते हैं इंजाइमेटिकली हमारे ड्रग मेटाबोलाइट्स के साथ। साथ ही ये जो हमारा ग्लूकुरोनिक एसिड मॉइटी होता है इसमें पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप एवं पॉलीकार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होने के कारण ये इजीली अटैच हो जाते हैं हमारे जीनोबायोटिक सब्सटेंस से और उस जीनोबायोटिक सब्सटेंस को हाईली वाटर सोल्यूबल कंपाउंड में चेंज करते हैं, और ये हाईली वाटर सोल्यूबल कंपाउंड इजीली हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। ये 3 ऐसे पॉइंट है जो कि हमारे ग्लूकुरोनिक एसिड कंजुगेशन रिएक्शंस को मोस्ट इंपॉर्टेंट कंजुगेशन रिएक्शंस बनाता है। साथ ही ये जो हमारा UDPGA है यूरिडिन 5 डाई फॉस्फो अल्फा डी ग्लूकुरोनिक एसिड, ये जब तक किसी भी ड्रग से कंबाइन नहीं हुआ होता है ये अल्फा फॉर्म में रहता है, लेकिन आफ्टर कंजुगेशन रिएक्शन ये बीटा फॉर्म में चेंज हो जाता है। आइए अब हम कुछ एग्जांपल्स के बारे में स्टडी करते हैं जो कि ग्लूकुरोनिक एसिड कंजुगेशन रिएक्शंस के थ्रू उनका मेटाबॉलिज्म होता है। जैसे कि एग्जांपल्स है हमारा फर्स्ट क्लोरामफेनिकोल, एस्प्रिन, पैरासीटामोल, डाइजीपाम, लोराजीपाम, मॉर्फिन, मेट्रोनिडाजोल, ये जो हमारे जीनोबायोटिक सब्सटेंस है इनका मेटाबॉलिज्म ग्लूकुरोनिक एसिड कंजुगेशन रिएक्शंस के थ्रू होता है। वहीं हम बात करें कुछ हमारे इंडोजीनस सब्सटेंस जैसे कि बिलिरुबिन, एस्ट्रॉयडल हार्मोन, थायरॉक्सिन, ये जो हमारे इंडोजीनस सब्सटेंस है इसका भी जो मेटाबॉलिज्म होता है वो ग्लूकुरोनिक एसिड कंजुगेशन रिएक्शंस के थ्रू ही होता है। साथ ही ये जो हमारा ग्लूकुरोनिक एसिड कंजुगेशन रिएक्शंस होता है जब ये इसके थ्रू हमारे ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है उसके कारण जो हमारा ड्रग का मॉलिक्यूलर वेट है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण ये जो हमारा ड्रग का मेटाबोलाइट्स है वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट नहीं होगा, वो बाइल के थ्रू उसका एक्सक्रेशन होता है। क्योंकि जो भी हमारा मॉलिक्यूलर वेट अगर 250 से बिलो रहेगा तो उसका एक्सक्रेशन यूरिन के थ्रू होता है, लेकिन अगर हमारे ड्रग के मेटाबोलाइट्स का मॉलिक्यूलर वेट 250 से एवब हुआ तो उसका जो एक्सक्रेशन होता है वो बाइल के थ्रू ही होता है। तो ये जो हमारा ग्लूकुरोनिक एसिड कंजुगेशन रिएक्शंस होता है इसमें हमारे ड्रग का मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज हो जाता है मोर देन 250 और ये बाइल के थ्रू इसके एक्सक्रेशंस होता है। साथ ही ये जो हमारा ग्लूकुरोनिक एसिड कंजुगेशन रिएक्शंस होता है इसमें जब हमारे ड्रग के मेटाबोलाइट्स के साथ जब ग्लूकुरोनिक एसिड आकर अटैच हो जाता है और ये बाइल के साथ जब इसके एक्सक्रेशंस हो रहा होता है तो जो हमारा गट होता है उस गट में प्रेजेंट कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि इसका जो कंजुगेशन रिएक्शंस हुआ होता है उसको हाइड्रोलाइज कर देते हैं, जिसके कारण जो हमारा ड्रग एवं जो ग्लूकुरोनिक एसिड कंजुगेशन हुआ था ये ब्रेक हो जाता है और जो हमारा एक्टिव फॉर्म था ड्रग का ये रीएब्जॉर्ब होकर हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंचता है और सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू हमारे पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होकर और ड्रग अपना इफेक्ट फिर से शो करता है, जिसके कारण उस ड्रग की हमें टॉक्सिसिटी देखने को मिल सकती है।
आइए अब हम एसिटाइलेशन रिएक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं। किस प्रकार एसिटाइलेशन रिएक्शंस के थ्रू हमारा फेज टू मेटाबॉलिज्म्स इन्वॉल्व होता है। आप अपने डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे ये जो हमारा ड्रग है, इस ड्रग के स्ट्रक्चर में एमिनो या फिर हाइड्रोजन रेसिड्यू प्रेजेंट है, और किसी भी ड्रग के स्ट्रक्चर में अगर एमिनो या फिर हाइड्रोजन रेसिड्यू प्रेजेंट होते हैं तो उसका जो मेटाबॉलिज्म होता है, फेज टू मेटाबॉलिज्म, वो एसिटाइलेशन रिएक्शंस के थ्रू ही होता है। और इसमें जो एंजाइम वर्क करता है वो होता है एन एसिटाइल ट्रांसफरेज। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जितने भी एंजाइम वर्क करते हैं हमारे फेज टू मेटाबॉलिज्म्स में, उनके नेम में ट्रांसफरेज नेम अटैच रहता है। एवं जो यहाँ पे एसिटाइल को एंजाइम है, यही एसिटाइल को एंजाइम ए जाकर बाइंड होता है हमारे ड्रग के स्ट्रक्चर से। और ये जो हमारा मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस हुआ, हमारा एसिटाइलेशन रिएक्शन, इसमें आप देख पा रहे होंगे ये जो हमारा एसिटाइल को एंजाइम है ये जाकर बाइंड हो गया हमारे ड्रग के स्ट्रक्चर से और हाईली वाटर सॉल्युबल कंपाउंड का फॉर्मेशंस करता है। और इसमें आप देख पा रहे होंगे ये जो हमारा रेट है रिएक्शंस का, ये डिफरेंट हो सकता है पर्सन टू पर्सन। साथ ही ये जो हमारा एसिटाइलेशन रिएक्शन है, इसमें इन्वॉल्व होने वाले जो ड्रग है, इसके एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें फर्स्ट एग्जांपल है सल्फोनामाइड्स, आइसोनियाजाइड्स, डेप्सोन, हाइड्रेलाजिन, क्लोनाजेपाम, प्रोकेनामाइड। ये जितने भी ड्रग है, इसका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो एसिटाइलेशन रिएक्शंस के थ्रू ही होता है फेज टू मेटाबॉलिज्म्स में। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि वैसे सारे ड्रग जिसके स्ट्रक्चर में प्राइमरी एमिनो ग्रुप प्रेजेंट होता है, उसका जो मेटाबॉलिज्म होगा वो एसिटाइलेशन रिएक्शंस के थ्रू ही होगा। और उसमें जो नाइट्रोजन है, उसी नाइट्रोजन से आकर एसिटाइल ग्रुप अटैच होगा और हाईली वाटर सॉल्युबल कंपाउंड का फॉर्मेशंस करेगा। आइए हम नेक्स्ट मेटाबोलाइजिंग रिएक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं फेज टू का, वो है मिथाइलेशन रिएक्शन। मिथाइलेशन रिएक्शंस में ये जो हमारा मिथाइलेशन रिएक्शन होता है, ये हमारी बॉडी में जितने भी बायोजेनिक एमाइंस होता है, उस बायोजेनिक एमाइंस का मेटाबोलाइज ये हमारा मिथाइलेशन रिएक्शंस के थ्रू ही होता है फेज टू मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस में। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पाथवे होता है हमारे ऑल बायोजेनिक एमाइंस के मेटाबॉलिज्म्स के लिए। और इसमें जो एंजाइम वर्क करता है वो है मिथाइल ट्रांसफरेज। और ये जो हमारा मिथाइलेशन रिएक्शन होता है, इसमें जो हमारा मिथाइल डोनर होता है वो मेथियोनिन होता है, एवं कभी कभी यहाँ पे सिस्टीन भी अपना एक्शन शो कर सकता है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि ये जो जितने भी हमारे बायोजेनिक प्रोडक्ट हैं जिसमें के स्ट्रक्चर में एमीन्स या फिर फिनॉल, इनका जब मेटाबॉलिज्म होगा तो वो मिथाइलेशन रिएक्शंस के थ्रू ही होगा। और वहाँ पे एंजाइम वर्क करेगा हमारा मिथाइल ट्रांसफरेज, एवं यहाँ पे मेथियोनिन या फिर सिस्टीन वर्क करेगा। एवं जो हमारा मेटाबोलाइट्स बनेगा उसके स्ट्रक्चर में CH3 ग्रुप आकर अटैच हो जाएगा और हमारा ड्रग इजीली हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। वहीं हम इसके एग्जांपल्स की बात करते हो, जितने भी एड्रेनालिन है, हिस्टामिन है, निकोटिनिक एसिड है, मिथाइल डोपा है, केप्टोप्रिल है, मरकेप्टोप्यूरिन है, इसका मेटाबॉलिज्म मिथाइल ट्रांसफरेज की उपस्थिति में होता है। और मेटाबॉलिज्म में मिथाइलेशन रिएक्शंस इन्वॉल्व होगा फेज टू मेटाबॉलिज्म में। आइए अब हम एमिनो एसिड कंजुगेशन रिएक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं, जिसे हम ग्लाइसिन कंजुगेशन रिएक्शंस के नाम से भी स्टडी करते हैं। जो भी हमारे ड्रग है जिसके स्ट्रक्चर में सैलिसिलेट्स, निकोटिनिक एसिड एवं अदर ऐसे ड्रग जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड को कंटेन किए रहते हैं, उसका जो कंजुगेशन रिएक्शंस होता है वो ग्लाइसिन्स के थ्रू ही होता है। और ये एक मेजर पाथवे नहीं है हमारे ड्रग के मेटाबॉलिज्म्स का। साथ ही ये जो हमारा एमिनो एसिड कंजुगेशन रिएक्शन है, इसमें जो हमारा ग्लाइसिन एवं ग्लूटामिन, यही दो मेन एमिनो एसिड है जो कि इन्वॉल्व होते हैं इस कंजुगेशन रिएक्शंस में। साथ ही ये जो हमारा एमिनो एसिड कंजुगेशन रिएक्शन है, इसमें जो हमारा एसिटाइल को एंजाइम होता है ये बाइंड होता है हमारे ड्रग से। और यहाँ पे जो एंजाइम वर्क करेगा वो होता है एन एसिटाइल ट्रांसफरेज, जिसके उपस्थिति में ये जो हमारा एमिनो एसिड कंजुगेशन रिएक्शंस होता है वो परफॉर्म करता है हमारा बॉडी। और ये जो हमारा एन एसिटाइल ट्रांसफरेज है ये नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम है। आइए अब हम फेज टू मेटाबॉलिज्म कंजुगेशन रिएक्शंस का जो नेक्स्ट रिएक्शन है उसके बारे में स्टडी करते हैं। हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है सल्फेट कंजुगेशन। और ये जो सल्फेट कंजुगेशन है ये वैसे ड्रग के लिए होता है जिनके स्ट्रक्चर में फिनोलिक कंपाउंड या फिर एस्ट्रॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, उसका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो सल्फेट कंजुगेशन रिएक्शंस के थ्रू होता है। और इसमें जो हमारा
3 फॉस्फोएडिनोसिन 5 फॉस्फोसल्फेट होता है, यही जाकर बाइंड होता है हमारे ड्रग से और यहाँ पे जो एंजाइम है वो वर्क करेगा सल्फेट ट्रांसफरेज और जो हमारा मेटाबोलाइट्स है उसका सल्फेट कंजुगेशन हो जाएगा और ये सल्फेट कंजुगेटेड मेटाबोलाइट्स इजीली हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट होगा। और आइए हम वैसे ड्रग के एग्जांपल्स के बारे में स्टडी करते हैं जिसका सल्फेट कंजुगेशन रिएक्शंस होता है। इसमें एग्जांपल्स है क्लोरामफेनिकॉल, मिथाइल डोपा, एड्रिनल्स एंड सेक्स एस्ट्रॉइड। ये जितने भी ड्रग है इसका मेटाबॉलिज्म में सल्फेट कंजुगेशन रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। आइए अब हम फेज 2 मेटाबॉलिज्म के कंजुगेशन रिएक्शंस का नेक्स्ट रिएक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं जो कि है ग्लूटाथायोन कंजुगेशन रिएक्शन। और ये जो ग्लूटाथायोन कंजुगेशन रिएक्शन है यही ट्रू डिटॉक्सिफिकेशन कंजुगेशन रिएक्शंस होता है, क्योंकि जितने भी मेटाबोलाइट्स है टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स, उन सारे टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स को हमारे बॉडी से डिटॉक्सिफाई करने के लिए ग्लूटाथायोन कंजुगेशन रिएक्शंस मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आइए इसके बारे में हम ब्रीफ स्टडी करते हैं। ये जो हमारा ड्रग है, इस ड्रग का जब मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हुआ तो इसके मेटाबॉलिज्म में एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो रहा है और ये जो इंटरमीडिएट है ये हाईली रिएक्टिव इंटरमीडिएट है और ये इंटरमीडिएट हो सकता है क्यूनोन या फिर इपॉक्साइड। जो भी हमारे क्यूनोन एवं इपॉक्साइड होते हैं ये हाईली रिएक्टिव इंटरमीडिएट होते हैं और ये हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक होते हैं। और ये जो हमारा टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स है इसको डिटॉक्सिफाई करने के लिए ग्लूटाथायोन कंजुगेशन रिएक्शन जो कि फेज 2 मेटाबॉलिज्म्स का पार्ट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और यहाँ पे जो हमारा एंजाइम वर्क करेगा वो है ग्लूटाथायोन एस ट्रांसफरेज। और ये जो एंजाइम है इसके प्रेजेंस में जो हमारा हाईली रिएक्टिव मेटाबोलाइट्स है वो चेंज होता है स्टेबल मेटाबोलाइट्स में जो कि नॉन टॉक्सिक होता है और हमारे बॉडी से इजीली एक्सक्रीट आउट हो जाता है। लेकिन एक ऐसा कंडीशन जबकि जो हमारा ये जो हाईली रिएक्टिव मेटाबोलाइट्स है ये लार्ज अमाउंट में हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होने लगे और इसका बेसिक रीज़न रहेगा किसी पॉइजन्स के कारण या फिर किसी एंजाइम के इंड्यूस के कारण। ये जो हमारा हाईली रिएक्टिव मेटाबोलाइट्स है ये लार्ज अमाउंट में अगर हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होने लगा तो वहाँ पे जो हमारा ग्लूटाथायोन ट्रांसफरेज एंजाइम है इसका जो सप्लाई है वो रिड्यूस हो जाएगा, जिसके कारण जो ये हाईली रिएक्टिव इंटरमीडिएट है जो कि क्यूनोन या फिर इपॉक्साइड ये हमारे बॉडी के अंदर इनका कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा और जो भी हमारे टिश्यू के अंदर कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है उसके साथ ये मिलकर एक ऐसे टॉक्सिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशंस करते हैं जो कि हमारे किडनी एवं लीवर को डैमेज करता है। और ये जो हाईली रिएक्टिव इंटरमीडिएट बन रहे हैं क्यूनोन या फिर इपॉक्साइड इसको हमारे बॉडी से रिमूव आउट करने के लिए ही जो हमारा ग्लूटाथायोन कंजुगेशन रिएक्शन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंजुगेशन रिएक्शन है जो कि ये हाईली रिएक्टिव टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स को चेंज करता है नॉन टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स में। इसीलिए जो ग्लूटाथायोन कंजुगेशन रिएक्शन होता है इसको हम डिटॉक्सिफिकेशन कंजुगेशन रिएक्शंस के नाम से भी स्टडी करते हैं। साथ ही ये जो हमारा ग्लूटाथायोन कंजुगेशन रिएक्शन होता है इस ग्लूटाथायोन कंजुगेशन रिएक्शन के द्वारा जो हाईली रिएक्टिव इंटरमीडिएट है जैसे कि क्यूनिन एवं इपॉक्साइड जब इसका ग्लूटाथायोन एस ट्रांसफरेज की उपस्थिति में ये जो रिएक्शंस होता है और जो स्टेबल मेटाबोलाइट्स बनता है उस स्टेबल मेटाबोलाइट्स को हम मरकेप्टोयूरेट कहते हैं। और ये जो स्टेबल मेटाबोलाइट्स मरकेप्टोयूरेट होता है ये एस सब्स्टिट्यूटेड एन एसिटाइल सिस्टीन होता है और एस सब्स्टिट्यूटेड एन एसिटाइल सिस्टीन का फेमस नेम ही होता है मरकेप्टोयूरेट। यही कारण है कि जो ग्लूटाथायोन कंजुगेशन रिएक्शन होता है इसको हम मरकेप्टोप्यूरिक एसिड कंजुगेशन रिएक्शंस के नाम से भी स्टडी करते हैं। और इस रिएक्शन में जो हमारा एसएच ग्रुप होता है वह एक पावरफुल न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है और ये जो हमारा टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स बना है जो कि क्यूनोन या फिर इपॉक्साइड है ये एक पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है और जो हमारा एसएच ग्रुप है ये जाकर बाइंड होता है जो भी हमारे टॉक्सिक न्यूक्लियोफाइल है उससे और फॉर्मेशंस करता है एक स्टेबल मेटाबोलाइट्स को और इसी स्टेबल मेटाबोलाइट्स को हम मरकेप्टोयूरेट कहते हैं। आइए अब हम स्टडी करते हैं जो हमारे फेज 2 मेटाबॉलिज्म्स का नेक्स्ट कंजुगेशन रिएक्शंस के बारे में जो कि है राइबो न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस रिएक्शन। ये जो हमारा कंजुगेशन रिएक्शन है ये इम्पोर्टेंट है जो भी हमारे कैंसर कीमोथेरेपी में यूज किए जाने वाले एंटी मेटाबोलाइट्स है उसमें जो हमारे प्यूरिन एवं पायरिमिडीन है उसके एक्टिवेशंस के लिए